हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएनए रिवॉल्यूशन। तो बच्चों, क्रैश कोर्स के सीरीज में हम लोगों ने ह्यूमन फिजियोलॉजी पूरा डिस्कस कर लिया है। आज हम क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर दैट इज लिविंग वर्ल्ड डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी के थ्रू, और कोशिश करेंगे कि लाइन बाय लाइन सीरीज में हम लोग सारे टॉपिक्स को कवर कर ले। ठीक है, उससे पहले एक बार हम अपने टीम के बारे में बता दें बच्चों। ये हमारे आईएनए रिवॉल्यूशन की टीम है जिसमें बहुत ही एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज है। सारे जितने भी फैकल्टीज है उन्होंने ऑनलाइन और ऑफलाइन में अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म्स पे काम करा है, और सारे के सारे जो आप देख रहे हैं सब आईआईटीएंस हैं। राज गौतम सर ये फिजिक्स पढ़ा रहे हैं बच्चों, और विष्णु श्रीवंश सर ये मैथ्स पढ़ाते हैं, इनको भी काफी अच्छा एक्सपीरियंस है। रजनीश चौधरी सर ये भी क्या पढ़ा रहे हैं बच्चों, केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं और 5 सालों से ज्यादा का एक्सपीरियंस है। माई सेल्फ मयूरी कश्यप बच्चों, मैं आपको बायोलॉजी पढ़ा रही हूँ। तो इनमें जितने भी लोग हैं सारे के सारे लोग बहुत ही अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म जैसे कि अनअकैडमी, एलन, बंसल, इन सब जगहों पे काम करा है बच्चों। तो हमारे चैनल पे जितना ज्यादा हो सके कनेक्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक करते रहिए। सो अब आ जाते हैं हम लोग बच्चों टॉपिक पे। डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड हमारे क्लास 11 का फर्स्ट यूनिट है जिसमें आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दी लिविंग वर्ल्ड। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं दी लिविंग वर्ल्ड जल्दी से। ये तो हमारा यूनिट का इंट्रो पार्ट है, ठीक है ना। सो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं लिविंग वर्ल्ड से, लिविंग ऑर्गेनिज्म से। लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होता है, नहीं होता है, इससे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इस चैप्टर में सबसे पहले देखते हैं कि इंट्रो पार्ट क्या है, यानी क्या समझने वाली चीजें हैं। सो हाउ वंडरफुल इज द लिविंग वर्ल्ड। आप सबको अच्छे से पता है कि जो हमारा वर्ल्ड है, लिविंग वर्ल्ड है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का वर्ल्ड है, ये बहुत ही सुंदर है और इसमें अलग अलग तरह के क्या है ऑर्गेनिज्म है, बहुत ही अमेजिंग वर्ल्ड है। सो द वाइड रेंज ऑफ लिविंग टाइप इज अमेजिंग। जैसा कि आपको पता है जितने तरह के अलग अलग तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म है, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का अपना एक स्पेशल फीचर है, स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है। सो द एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैबिटेट इन विच वी फाइंड लिविंग ऑर्गेनिज्म, बी इट कोल्ड माउंटेन्स, डिसिडियस फॉरेस्ट, ओशंस, फ्रेश वाटर लेक्स, डेजर्ट्स और हॉट स्प्रिंग, मतलब अलग अलग हैबिटेट में आपको अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म देखने को मिलते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि हर ऑर्गेनिज्म हर तरह के हैबिटेट के अंदर सरवाइव कर सकते। अलग अलग ऑर्गेनिज्म अलग अलग इन्वायरमेंटल कंडीशंस के अंदर रहते हैं। द ब्यूटी ऑफ गैलोपिंग हॉर्स, of the migrating bird, the valley of flower or the attacking shark evoke a view and a deep sense of wonder। मतलब इनमें से अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं माइग्रेटिंग बर्ड, ये जो है क्या होता है, जब भी ठंड ठंड ज्यादा होता है तो बच्चों ये माइग्रेट करके आ जाते हैं राजस्थान के साइड में, और यहाँ पे तब तक रहते हैं जब तक इनका जो नेचुरल क्लाइमेटिक कंडीशन है वो सही नहीं हो जाता है। ठीक है ना। तो इस तरह के बड़े सारे ऑर्गेनिज्म हैं जो अपने हैबिटेट को क्या करते हैं, चेंज करते हैं, यानी माइग्रेट कर जाते हैं या अलग अलग एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं अपने आप को सरवाइव कराने के लिए बेसिकली। So the ecological conflict and cooperation among member of population and among population of a community, or even the molecular traffic inside a cell, make us deeply reflect on what indeed is life। इन सब को अगर हम एक साथ समझने की कोशिश करें तो हमें ये समझ में आता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं, इनमें जो सेल्स हैं, अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरह की चीजें हैं जिनके कारण क्या होता है, कहीं ना कहीं जो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेम तरह के हैबिटेट में नहीं रहते हैं, अलग अलग तरह के हैबिटेट में रहते हैं, अलग अलग कंडीशंस के अंदर क्या करते हैं, सर्वाइव करते हैं। Now, this question has two implicit questions within it. The first is a technical one and seek answer to what is living as opposed to the non-living। मतलब living क्या है in comparison to non-living, यानी living organism और non-living organism को हम किस तरह से differentiate कर सकते हैं, इस चीज को इस चैप्टर में हमें डील करना है। तो हम डायरेक्ट आ जाते हैं बच्चों कि living क्या है उस पे बात करते हैं, देन आफ्टर हम देखेंगे कि कैसे हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से अलग करते हैं। सो व्हेन वी ट्राई टू डिफाइन लिविंग, वी कन्वेंशनली लुक फॉर डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक एग्जिबिटेड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या है बच्चों, जब हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफाइन करते हैं तो हम क्या देखते हैं, अलग कैरेक्टर, यानी बहुत सारे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हमें देखने को मिलता है।
तो पहली चीज बच्चे लोग, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जो हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर देखने को मिलता है वो मैं पहले आपको यहाँ पे बता देती हूँ। मतलब वैसे कैरेक्टर जो इंपॉर्टेंट है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। लिविंग ऑर्गेनिज्म है क्या, व्हाट इज लिविंग? वैसे ऑर्गेनिज्म जो जन्म ले रहे हैं, जन्म लेने के बाद उनमें ग्रोथ होता है, डेवलपमेंट होता है ना, ग्रोथ होता है, डेवलपमेंट होता है, रिप्रोडक्शन परफॉर्म करते हैं, रिप्रोड्यूसेस, रिप्रोड्यूसेस, देन आफ्टर और क्या फंक्शंस, मैच्योर होते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, एंड देन आफ्टर क्या हो जाता है, सेनेसेंस एज में जाते हैं, एंड देन आफ्टर डेथ हो जाता है ना। तो ये सारे फंक्शंस जो परफॉर्म कर रहे हैं उन्हें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। सो इनमें अगर देखा जाए तो व्हाट आर द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो इंपॉर्टेंट की बात करें तो 5 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आपको याद रखने हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के। क्या क्या है स्टूडेंट? तो नंबर 1 कैरेक्टरिस्टिक इज ग्रोथ। ग्रोथ जो है इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। अनदर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो दैट इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तीसरा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक अगर बात करें स्टूडेंट तो क्या हो जाएगा? मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म ही है जिसके कारण हम क्या करते हैं, हम कोई भी फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। साथ साथ में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आ जाता है बच्चों लोग, सेल का ऑर्गेनाइजेशन यानी सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। एंड लास्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का आता है बच्चे लोग, दैट इज कॉन्शियसनेस, यानी कॉन्शियसनेस। इसके बारे में भी हम बात करेंगे कि ये क्या होता है। सो बेसिकली अगर आपसे पूछा जाए लिविंग ऑर्गेनिज्म के इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं, तो दीज आर दी 5 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, दैट इज ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्शियसनेस। ठीक है, लेकिन क्या ये सारे के सारे प्रॉपर्टी लिविंग ऑर्गेनिज्म को नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से अलग करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं या नहीं? सो ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एबिलिटी टू सेंस इन्वायरमेंट एंड mount a suitable response come to our mind immediately as unique feature of living organism। ठीक है, मतलब ये सारे प्रॉपर्टीज यानी ग्रोथ जो कि ऑलरेडी मैंने आपको यहाँ पे बताया, अभी मैं बताऊंगी भी कि ग्रोथ क्या होता है। रिप्रोडक्शन दूसरा प्रॉपर्टी, एबिलिटी टू सेंस इन्वायरमेंट दैट इज एक्चुअली कॉन्शियसनेस। ठीक है, and mount a suitable response come to our mind immediately as a unique feature of living organism। तो ये सारे जो है यूनिक फीचर है, लेकिन क्या ये डिफाइनिंग फीचर है? तो अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, व्हाट इज डिफाइनिंग फीचर? डिफाइनिंग फीचर क्या है? सो बच्चों डिफाइनिंग फीचर कहने का मतलब होता है वैसा फीचर जो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हो और किसी भी नॉन लिविंग में नहीं हो, दैट फीचर इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर मान लीजिए जैसे मैंने बोला ग्रोथ, अगर ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ जो है अगर सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो रहा होगा और किसी भी नॉन लिविंग में नहीं हो रहा होगा तभी हम उसे डिफाइनिंग प्रॉपर्टी बोलेंगे, अदरवाइज नहीं बोलेंगे। तो यहां जितने भी मैंने प्रॉपर्टीज लिखी हैं बच्चों, इनमें मैं बता दूं कि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन ये दोनों डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब साफ साफ समझ में आ रहा होगा कि ये या तो नॉन लिविंग में भी मिल रहे हैं या लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर इनमें एक्सेप्शंस देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर इन तीनों की बात करें तो ये तीनों क्या है? डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, विच मीन्स मेटाबॉलिज्म, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन और कॉन्शियसनेस, ये जो तीनों प्रॉपर्टी हैं ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिलता है और किसी भी नॉन लिविंग में नहीं मिलता है। सो इन सब को एक एक करके हम डिस्कस करते आ जाते हैं। अगेन हम लोग वन कैन ऐड अ फ्यू मोर फीचर्स, जैसे कि यहाँ पे 3 फीचर्स हमने देखा, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एबिलिटी टू सेंस एनवायरनमेंट, दैट इज कॉन्शियसनेस। और क्या हो जाता है? मेटाबॉलिज्म, एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट, दैट मीन्स रिप्रोडक्शन, सेल्फ ऑर्गेनाइज, इंटरैक्ट एंड इमर्ज टू दिस लिस्ट, यानी सेल का ऑर्गेनाइजेशन, सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच ऑफ दीज। अब हम एक एक करके इन सबको समझते हैं क्या होता है, क्यों इसे हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं बोलते हैं या
क्यों किसी को हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी बोलते हैं। ठीक है, सो अब आ जाते हैं, उससे पहले एक बार मैं फिर से थोड़ा क्लियर तरीके से समझा दूं, फिर हम यहां पे इन लाइन को समझेंगे। ठीक है, सो समझिएगा यहाँ पे बच्चे लोग, मैंने क्या बोला, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्या होता है। तो एक बार हम देखते हैं ध्यान से, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, तो वैसा प्रॉपर्टी जो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिलता हो, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट एक्सेप्शन, बिना किसी एक्सेप्शन के, एक्सेप्शन मिल गया इसका मतलब समझिए वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। सो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट एक्सेप्शन, विदाउट एक्सेप्शन, बिना एक्सेप्शन के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिलता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी बोलते हैं। और एक जरूरी चीज ये है बच्चों कि किसी भी नॉन लिविंग में नहीं होना चाहिए, नो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, सो अगर ये दोनों क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है कोई भी प्रॉपर्टी, तो उसे हम क्या बोलेंगे, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी बोलेंगे। तो जैसा कि बच्चों मैंने आपको पहले ही बताया है, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, पहले ही बता दो, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन ये दोनों जो हैं, ये दोनों डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, ये दोनों डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। वहीं अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, किसकी बात करें, अगर हम बात करें मेटाबॉलिज्म, अगर हम बात करें कॉन्शियसनेस, मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस या सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, तो ये तीनों के तीनों ही क्या है, ये तीनों के तीनों ही डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिज्म के। ये तीनों के तीनों क्या है बच्चों, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिज्म के। सो बेसिकली यहाँ पे समझ में हमें क्लियर आ रहा है कि यानी कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा जिसके कारण हम क्या कह रहे हैं, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं बोल रहे, या तो वो किसी नॉन लिविंग में हो रहा होगा या सारे लिविंग के अंदर नहीं हो रहा होगा, कुछ एक्सेप्शंस होंगे जिसके कारण इन दोनों को हम डिफाइनिंग नहीं बोल रहे, और इन्हें बोल रहे इसका मतलब ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है और किसी भी नॉन लिविंग में नहीं होता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा बच्चों डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्या है। नाउ अब देखते हैं इन सबके सारे प्रॉपर्टीज के बारे में एक एक करके समझते हैं। यहां पे देखिएगा बच्चे लोग क्या स्टेटमेंट लिखा है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ग्रो करते हैं। इट मींस कि ग्रोथ जो है वो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है। ठीक है, इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल आर ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ। मतलब यहां पे बोला ये जा रहा है, ग्रोथ का मतलब क्या है, किसी भी ऑर्गेनिज्म का मास में बढ़ना, मास में बढ़ना या नंबर में बढ़ना, मास में बढ़ना या नंबर में बढ़ना क्या कहलाता है, ग्रोथ कहलाता है। ठीक है, अब यहां पे हमें यही समझ में आ रहा है, इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल आर ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम अमीबा की बात करते हैं, ठीक है, अगर हम किसकी बात करते हैं बच्चे लोग, अमीबा की बात करते हैं, तो अमीबा की बात करें तो यहां देखिए इस तरह से ये अमीबा, ठीक है, ये जो है अमीबा ये क्या करता है, इसका मास बढ़ता है, मास बढ़ रहा है इस तरह से, तो ये क्या कहलाता है, दैट इज ग्रोथ। जैसे ही मास बढ़ेगा बच्चे लोग, ये दो डॉटर सेल में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, मतलब इसका न्यूक्लियस डिवाइड होगा, फिर साइटोप्लाज्म, दैट इज मींस रिप्रोडक्शन हो जाएगा। साथ साथ होने वाले इवेंट्स है, आगे इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो मास में बढ़ना इज ग्रोथ। और फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की, ये तो यूनिसेलुलर है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें बच्चों, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर जाइगोट बना है, ठीक है, जाइगोट बना है, तो जाइगोट क्या होता है, एक सिंगल सेल का बना होता है। अब इसमें डेवलपमेंट होता है तो ये एक सेल से पहले क्या बनता है, दो सेल बनता है, फिर बच्चों दो सेल से देन क्या बनता है, चार सेल बनता है ना, और फिर अगर देखा जाए तो 8 बनता है। मतलब यही तो होता है बेसिकली एम्ब्रायो डेवलपमेंट, गैस्ट्रूला, मोरूला, ब्लास्टूला, यही सारी चीजें बनते हैं ना बच्चों लोग। ठीक है, सो ये क्या है, ये भी तो डेवलपमेंट ग्रोथ ही है। जाइगोट से क्या बनना, एम्ब्रायो का बनना,
बेसिकली जाइगोट से किसका बनना, एम्ब्रायो का बनना ही क्या कहलाता है बच्चों, ग्रोथ कहलाता है। सो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, नंबर्स में बढ़ना, तो यही है ग्रोथ, इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर। यहाँ पे तो लिखा है कि ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है, लेकिन बच्चों यहाँ पे एक चीज जरूर लिखना, ग्रोथ दो तरह का होता है, जिसमें से ये जो ग्रोथ की बात की जा रही है वो है इंट्रिंसिक ग्रोथ, एंड सिर्फ और सिर्फ इंट्रिंसिक ग्रोथ है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है। एक और ग्रोथ होता है दैट इज एक्सट्रिंसिक ग्रोथ, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं होता है, एंड दैट इज द रीजन कि ग्रोथ को हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं बोलते, जिसके बारे में आगे बात करेंगे। सो यहां पे देखिए, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में बात किया जा रहा है कि कैसे ग्रो करते। मैंने अभी आपको जाइगोट का एग्जांपल बताया था, फिर से एक बार जाइगोट का एग्जांपल देखते हैं। जाइगोट में क्या होता है, बेसिकली जाइगोट फॉर्म कैसे होता है, जो गैमेट्स हैं, मेल गैमेट है, फीमेल गैमेट है, फ्यूज टू फॉर्म क्या, जाइगोट। तो जाइगोट जो बना वो सिंगल सेल का है, जाइगोट जो बना बच्चों वो कैसा होता है, सिंगल सेल का होता है। ये जाइगोट कैसा होता है बच्चों, तो ये जाइगोट डिप्लॉयड होता है, ये माइटोसिस को जाता है। माइटोसिस क्या है, माइटोसिस इज अ सेल डिवीजन, ये किसको जा रहा है, माइटोसिस को जाएगा, तभी तो एक सेल से कितना सेल बनेगा, दो सेल बनेगा, सॉरी एक सेल से कितना सेल बनेगा बच्चों, दो सेल बनेगा, एक बार माइटोसिस होगा तो, ठीक है, एक सेल से कितना बनेगा, दो सेल बनेगा। फर्दर फिर जाएगा माइटोसिस को तो क्या होगा, दो से चार सेल्स बनेंगे। तो इस तरह से लगातार क्या हो रहे हैं, सेल्स का नंबर बढ़ रहा है। और कैसे बढ़ रहा है सेल का नंबर, तो बाय सेल डिवीजन। यही स्टेटमेंट यहाँ लिखा हुआ है कि मल्टी सेलुलर, हम क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कैसे ग्रो करते हैं, बाय सेल डिवीजन, ठीक है। Now in plant this growth by cell division occur continuously throughout their life span। मतलब प्लांट में, अब जैसे देखो बच्चों, मैंने आपको बताया कि ग्रोथ जो होता है इंट्रिंसिक ग्रोथ, यानी ये जो ग्रोथ है वो कैसा ग्रोथ है, इंट्रिंसिक ग्रोथ है, ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है। लेकिन बच्चों यहाँ पे एक और ग्रोथ की बात की जा रही है कि प्लांट में जो ग्रोथ है वो क्या होता है, पूरे के पूरे लाइफ टाइम तक होते रहता है, ऑकर कंटिन्यूअसली थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन का मतलब क्या है, जन्म लेने से मृत्यु तक का जो समय होता है, दैट ड्यूरेशन इज कॉल्ड लाइफ स्पैन, ठीक है। सो लाइफ स्पैन की अगर बात करें स्टूडेंट्स, तो जो प्लांट है वो अपने पूरे लाइफ स्पैन में क्या करते हैं, ग्रो करते रहते हैं। अगर प्लांट्स में आप ग्रो देखना चाहो तो देख सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो। बेसिकली प्लांट जब तक उसका लाइफ है, प्लांट ग्रो करते रहता है। सो दैट टाइप ऑफ ग्रोथ को बच्चों हम बोलते हैं इनडिटर्मिनेंट या अनलिमिटेड ग्रोथ। इनडिटर्मिनेंट मतलब कोई फिक्स्ड ये नहीं है, एज नहीं है जिस एज पे ग्रोथ रुक जाए। प्लांट में कैसा ग्रोथ होता है, इनडिटर्मिनेट या बोल सकते हो इनडिफाइनाइट, इनडिफाइनाइट, या और इसे हम क्या बोल सकते हो बच्चों, और इसे हम बोल सकते हैं अनलिमिटेड, मतलब कोई लिमिटेशंस ही नहीं है, अनलिमिटेड क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है। समझ में आ रही है बात, ठीक है ना। इन एनिमल्स यही जो ग्रोथ है इज सीन ओनली अप टू अ सर्टेन एज। अगर एनिमल्स की बात करें तो यही जो ग्रोथ है एक सर्टेन एज तक देखने को मिलता है, एंड दैट ग्रोथ इज कॉल्ड डिटर्मिनेट ग्रोथ। क्या बोलते हैं इसे हम, डिटर्मिनेट, या हम बोल सकते हो डिफाइनाइट, या हम बोल सकते हो लिमिटेड ग्रोथ, या क्या बोल सकते हो बच्चे लोग, लिमिटेड ग्रोथ। समझ में आ रही है बात, है ना। तो यहाँ जो हर एक लाइन हम देख रहे हैं, हर एक लाइन से एक नया चीज समझ में आ रहा है कि ग्रोथ के टाइप्स, हमने इंट्रिंसिक ग्रोथ देखा, हमने इनडिटर्मिनेट और डिटर्मिनेट ग्रोथ देखा। नाउ सेल डिवीजन ऑकर इन सर्टेन टिश्यू। अब ऐसा नहीं है, एनिमल्स में भी अगर ग्रोथ होता है, जैसे कि हमने बोला एक सर्टेन एज तक होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि सेल्स जो हैं वो अगर खराब हो जाए तो नए सेल्स नहीं बनते हैं, ये पूरे लाइफ टाइम तक होगा। तो ये एक एक्सेप्शन है कि एनिमल्स में सेल डिवीजन ऑकर इन सर्टेन टिश्यूज टू रिप्लेस लॉस्ट सेल, मतलब जो सेल लॉस्ट हो रहे या लॉस्ट हो चुके किसी भी रीजन से, उनको वापस से लाने में कौन हेल्प करते हैं, सेल डिवीजन से ही होता है, सेल डिवीजन इज ग्रोथ। नाउ
यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी ग्रो करते हैं सेल डिवीजन से, जैसा कि हमने अमीबा का केस देखा. सो वन कैन इजीली ऑब्जर्व दिस इन विट्रो कल्चर बाय सिंपली काउंटिंग द नंबर ऑफ सेल्स अंडर द माइक्रोस्कोप. ठीक है. सो इन मेजॉरिटी ऑफ हायर एनिमल्स एंड प्लांट्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन. अब देखो यहाँ पे जो स्टेटमेंट आ रहा है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये नीट एग्जाम में लगातार पूछा गया क्वेश्चन है. अब इसको मैं कैसे समझाऊं, इसको हटा देती हूँ पहले, देन समझते हैं. मैंने आपको एक चीज बताया था, अभी थोड़ी देर पहले समझाया था. क्या समझाया था? कि जो अमीबा होता है ये हमने बना दिया अमीबा. ठीक है. अब अमीबे में क्या हो रहा है बच्चों, पहले तो ग्रोथ होगा, ग्रोथ होगा यानी ये मास में बढ़ेगा. इस तरह से क्या हो रहा है, इसका मास बढ़ा, और मास बढ़ रहा है, न्यूक्लियस इलोंगेट करेगा. जस्ट आफ्टर दैट न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, देन साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा, एंड जस्ट आफ्टर दैट ये एक सेल से क्या हो जाएगा, दो सेल में कन्वर्ट हो जाएगा, दो डॉटर सेल में कन्वर्ट हो जाएगा. सो अगर आप देखो तो इन केस ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या हो रहा है, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन साथ साथ होने वाले इवेंट है. लेकिन हायर ऑर्गेनिज्म में यानी मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म के केस में बात करें तो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन ये जो है अलग अलग होने वाले इवेंट है, बिल्कुल डिफरेंट इवेंट है. ग्रोथ और रिप्रोडक्शन एक जैसे इवेंट नहीं है इन केस ऑफ मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म. यही बात यहां पे मेंशन करा है. इन मेजॉरिटी ऑफ हायर एनिमल्स एंड प्लांट्स ग्रोथ जो है एंड रिप्रोडक्शन है ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है. एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है, अलग अलग इवेंट है, अलग अलग इवेंट है. समझ में आई बात बच्चों? ठीक है. लेकिन यूनिसेल्युलर के केस में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन इंक्लूसिव इवेंट है. ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही होगा. ठीक है. सो वन मस्ट रिमेंबर दैट इंक्रीज इन बॉडी मास इज कंसिडर्ड एज ग्रोथ. मतलब बॉडी मास में बढ़ना क्या कहलाता है, ग्रोथ कहलाता है. नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट ऑल्सो ग्रो. बच्चों मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि ग्रोथ को हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं बोलते हैं. उसका रीजन क्या है कि यहाँ पे जो स्टेटमेंट लिखा है, क्या लिखा है, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट ऑल्सो ग्रो. इसका मतलब क्या होता है कि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में भी एक्सट्रिंसिक ग्रोथ हमें देखने को मिलता है, एंड दैट इज द रीजन कि ग्रोथ को हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं बोलते हैं. ठीक है. सो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट ऑल्सो ग्रो इफ वी टेक इंक्रीज इन बॉडी मास एज क्राइटेरिया फॉर ग्रोथ. अगर हम बॉडी मास का इंक्रीमेंट अगर क्राइटेरिया लेते हैं ग्रोथ का, तो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट भी ग्रो करता है. फॉर एग्जाम्पल एक्सट्रिंसिक ग्रोथ का मतलब क्या है बच्चों, समझिएगा. यहाँ पे मास में बढ़ना. अब जैसे मान लेते हैं आयरन है, रस्टिंग ऑफ आयरन, जंग लग रहा है तो बाहर से सब्सटेंस आकर के इकट्ठा हो रहा है, रस्ट लग रहा है, मास तो बढ़ ही रहा है ना बच्चों. तो ये तो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स में भी हो रहा है. या वेदरिंग ऑफ रॉक्स देखे तो ये भी क्या है, वो भी मास में बढ़ रहा है. सो ये सारे जो ग्रोथ है यानी एक्सट्रिंसिक ग्रोथ, वो तो नॉन लिविंग में देखने को मिल रहा है. सो दैट इज द रीजन कि ग्रोथ को डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हम नहीं बोलते. तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि क्या इंट्रिंसिक ग्रोथ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, तो यस, इंट्रिंसिक ग्रोथ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होगा. क्यों होगा? क्योंकि इंट्रिंसिक ग्रोथ ही लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिलता है, और ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिलता है, किसी भी नॉन लिविंग में नहीं मिलता है. ये पॉइंट आपको याद रखना है कि इंट्रिंसिक ग्रोथ जो होता है ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिलता है और किसी भी नॉन लिविंग में नहीं मिलता है. लेकिन एक्सट्रिंसिक ग्रोथ जो है ये नॉन लिविंग में होता है, एंड दैट इज द रीजन कि ग्रोथ अगर बोला गया है तो उसे हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं बोलेंगे. ठीक है. सो जैसे कि एग्जांपल दिया गया है, माउंटेन्स, बोल्डर्स एंड सैंड माउंट्स डू ग्रो. हाउएवर दिस काइंड ऑफ ग्रोथ, कौन सा ग्रोथ, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ, एग्जिबिटेड बाय नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट इज बाय एक्युमुलेशन यानी इकट्ठा होना मटेरियल्स का ऑन दी सरफेस. मास तो बढ़ रहा है इस केस में भी. So in living organism growth is from inside. लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो ग्रोथ होता है वो सिर्फ इनसाइड ग्रोथ होता है, एंड दैट इनसाइड ग्रोथ इज कॉल्ड बच्चों इंट्रिंसिक ग्रोथ. ठीक है. दैट इनसाइड ग्रोथ इज कॉल्ड इंट्रिंसिक ग्रोथ, एंड दैट इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, बट दिस इज नॉट द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. सो ग्रोथ देयरफॉर
कैन नॉट बी टेकन एज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। आपको ये समझ में आ गया होगा क्यों नहीं देते हैं। नाउ कंडीशन अंडर विच इट कैन बी ऑब्जर्व्ड इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव टू बी एक्सप्लेन्ड एंड देन वी अंडरस्टैंड दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग सिस्टम। अ डेड ऑर्गेनिज्म डज नॉट ग्रो। समझ में आ गई बात बच्चों। तो पहला प्रॉपर्टी जो था दैट इज ग्रोथ। ग्रोथ क्या है, कौन कितने कितने टाइप्स का होता है, कौन कौन सा होता है, और लिविंग ऑर्गेनिज्म में कौन सा होता है, नॉन लिविंग में कौन सा होता है, ये सारा कुछ हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट बात करते हैं इसके बाद रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट वन इज रिप्रोडक्शन। दूसरा प्रॉपर्टी जो बच्चे लोग हम लोगों ने देखा था दैट इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन लाइकवाइज इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन भी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। जैसा कि हम जानते हैं रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है, तो ये भी आपको पता है, टू मेंटेन कंटिन्यूटी ऑफ दी स्पीसीज। किसी भी स्पीसीज के कंटिन्यूटी को मेंटेन करने के लिए बहुत ही जरूरी है टू मेंटेन क्या, कंटिन्यूटी ऑफ दी स्पीसीज। स्पीसीज के कंटिन्यूटी को मेंटेन करने के लिए क्या है, रिप्रोडक्शन बहुत ही जरूरी है। और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, अगर बात करें तो लिविंग ऑर्गेनिज्म, ज्यादातर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो रिप्रोडक्शन परफॉर्म करते ही करते हैं। सो इन मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म reproduction refer to the production of progeny possessing features more or less similar to those of parent। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी। प्रोजेनी कहने का मतलब क्या होगा, ऑफ स्प्रिंग, इंडिविजुअल ऑफ स्प्रिंग की अगर बात करते हैं तो दैट इज कॉल्ड प्रोजेनी। इंडिविजुअल ऑफ स्प्रिंग, एक इकलौते ऑफ स्प्रिंग की अगर हम बात करते हैं बच्चों, सो दैट इज प्रोजेनी। ऑफ स्प्रिंग क्या है, प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी पोजेसिंग फीचर्स जो कि किससे सिमिलर होते हैं, पेरेंट्स से क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। ऑब्वियस ही बात है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो वेरिएशन देखने को मिलेगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा। सो इनवेरिएबली एंड इम्प्लिसिटली वी रेफर टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब रिप्रोडक्शन से यहां हम किसकी बात कर रहे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें। दैट्स व्हाई मैंने बोला ऑफ स्प्रिंग इंडिविजुअल को हम क्या बोल रहे हैं, प्रोजेनी बोल रहे हैं। सो ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय एसेक्सुअल मीन ऑल्सो। ये भी आपको पता है दो तरह के रिप्रोडक्शन होते हैं, कौन कौन से, एक आपका हो जाता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड वन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे थे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक सिंगल पेरेंट है, उसी पेरेंट से क्या हो जाता है, ऑफस्प्रिंग का डेवलपमेंट हो जाता है। एक सिंगल पेरेंट से क्या हो जाता है, ऑफस्प्रिंग का डेवलपमेंट हो जाता है। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में दो अपोजिट पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है, मेल और फीमेल, और इनके गैमेट्स फ्यूज होते हैं तो बनता है जाइगोट। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा वेरिएशन देखने को मिलेगा, बट इन केस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन थोड़ा वेरिएशन नहीं मिलता है देखने को, क्लोन एग्जैक्ट कॉपी पेरेंट्स के मिलते हैं। सो फंजाई मल्टीप्लाई एंड स्प्रेड इजीली ड्यू टू द मिलियंस ऑफ एसेक्सुअल स्पोर। फंजाई कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, तो बाय स्पोर फॉर्मेशन। इन लोअर ऑर्गेनिज्म, जैसे कि हम ईस्ट में बात करें, हाइड्रा में बात करें, वी ऑब्जर्व बर्डिंग इन बर्डिंग। अब देखो यहाँ पे जो बात की जा रही है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की है, यहां समझिएगा ध्यान से। बर्डिंग क्या होता है, जैसे कि ये मान लेते हैं दिस ईयर, हमने मान लिया दिस इज हाइड्रा। अब यहाँ पे क्या होता है, एक सिमिलर तरह का बर्ड क्या होगा, इधर फॉर्म होगा, सॉरी, एक छोटा सा बर्ड यहाँ पे क्या होता है, बॉडी से बाहर फॉर्म होता है। बिल्कुल इसके बॉडी जैसा ही क्या होगा, छोटा सा जो बर्ड होगा वो बाहर की तरफ या अंदर की तरफ, जरूरी नहीं है बाहर की तरफ ही बर्ड फॉर्म हो, इनसाइड बर्डिंग भी होता है, इंडोजिनस बर्डिंग भी हायर क्लासेस यानी 12th में आप पढ़ोगे। सो यहाँ पे क्या हुआ, बर्ड फॉर्म हुआ, जब भी इसको फेवरेबल कंडीशन मिलेगा या बॉडी से अलग हो जाएगा, सुटेबल सबस्ट्रेटम मिलेगा, बॉडी से अलग हो जाएगा और एक नया हाइड्रा बना लेगा। सो बेसिकली यही चीज है, दैट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बर्डिंग। प्लेनेरिया, जैसे कि प्लेनेरिया की बात करें तो ये किसके अंदर आता है, फ्लैटवॉर्म के अंदर आता है। वी ऑब्जर्व ट्रू रीजनरेशन। रीजनरेशन दैट इज फ्रेगमेंटेड ऑर्गेनिज्म रीजनरेट द लॉस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी। फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है बच्चों, जैसे ये बॉडी था, अब ये बॉडी फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो गया,
हर फ्रेगमेंट एक नए कंप्लीट बॉडी में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। सो दैट इज बेसिकली क्या कहलाता है, फ्रेगमेंटेशन कहलाता है। और रीजेनरेशन का मतलब क्या है, सो बेसिकली जो पार्ट लॉस हो गया है वो वापस से फॉर्म हो जा रहा है, ठीक है। तो क्या हो रहा है, लॉस्ट पार्ट ऑफ इट्स बॉडी एंड बिकम अ न्यू ऑर्गेनिज्म, और नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। सो बेसिकली प्लेनेरिया में आपको ये देखने को मिल रहा है। दिस इज ऑल्सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन केस। फंजाई, द फिलामेंटस एल्गी, द प्रोटोनेमा ऑफ मॉसेस, ऑल इजिली मल्टीप्लाई बाय फ्रेगमेंटेशन। ये सारे कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, फ्रेगमेंटेशन से। व्हेन इट कम्स टू यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, जैसे कि हम बैक्टीरिया की बात करें, यूनिसेल्युलर अल्गी और अमीबा, रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस विथ ग्रोथ। रिप्रोडक्शन किससे मिलता जुलता है, ग्रोथ से। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले समझाया था, जब ऊपर हम लोगों ने पढ़ा था मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म के केस में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन एक्सक्लूसिव इवेंट है, अलग अलग, बिल्कुल अलग अलग इवेंट है। बट इन केस ऑफ यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म ग्रोथ और रिप्रोडक्शन साथ साथ होने वाले इवेंट है, एक जैसे इवेंट है, सिनोनिमस इवेंट है। तो इस पॉइंट को हम जरूर मेंशन करेंगे बच्चों। यहां पे क्या पॉइंट लिखना है कि इन यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, in unicellular organism, in unicellular organism क्या पॉइंट आपको याद रखना है, पॉइंट आपको ये याद रखना है कि ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, growth and reproduction are mutually inclusive event, inclusive event यानी एक जैसे इवेंट है, इंक्लूसिव इवेंट है। इस लाइन का मतलब यही, ठीक है। सो दैट इज इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स, जिसका मतलब क्या है, इंक्रीज इन नंबर ऑफ cells. So we have already defined growth as equivalent to increase in cell number और मास। तो ग्रोथ के ट्विन प्रॉपर्टीज तो आपको पता ही है, मास में भी बढ़ना और नंबर्स में बढ़ना ग्रोथ कहलाता है। Hence we notice that in single celled organism यानी unicellular organism we are not very clear about the uses of these two term growth and reproduction, क्योंकि दोनों एक जैसे इवेंट है। नाउ फर्दर देयर आर मेनी ऑर्गेनिज्म। अब आ जाते हैं इस मुद्दे पे कि क्या रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, क्या ये भी नॉन लिविंग में होता है? नहीं, रिप्रोडक्शन नॉन लिविंग में नहीं होता है, लेकिन देयर आर मेनी पोटेंशियल लिविंग ऑर्गेनिज्म विच आर अनेबल टू रिप्रोड्यूस, दैट्स व्हाई रिप्रोडक्शन इज नॉट द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। सो हियर There are many organisms which do not reproduce, जैसे कि म्यूल्स हो गए, स्टेराइल वर्कर बीज हो गए, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स हो गए, ठीक है ना। तो ऐसे बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो कि रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, यानी एक्सेप्शन यहाँ पे कहाँ है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ही है। और हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कब बोलते हैं, जब वो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में बिना किसी एक्सेप्शन के हो और किसी भी नॉन लिविंग में ना हो। रिप्रोडक्शन किसी भी नॉन लिविंग में नहीं हो रहा है, बट एक्सेप्शन लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मिल रहा है। दैट इज द रीजन कि रिप्रोडक्शन को भी हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं बोलते हैं। Hence, reproduction also cannot be an all-inclusive defining characteristic of living organism. ठीक है? So of course, no non-living object is capable of reproduction or replicating by itself, but there is exception in living organism itself. अब आ जाते हैं अनदर इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स। तो बच्चों ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन तो हम लोगों ने पढ़ लिया और क्लियर समझ भी लिया कि ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन क्यों डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। अब आ जाते हैं अनदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ, दैट इज मेटाबॉलिज्म। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे 10th 12th के अंदर भी आप लोगों ने पढ़ा होगा लाइफ प्रोसेस। तो लाइफ प्रोसेस का मतलब क्या है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर लाइफ तभी है जब वो सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को कर रहा है। अगर मेटाबॉलिज्म नहीं है तो लाइफ नहीं है, और लाइफ है विच मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो बेसिकली अनदर कैरेक्टरिस्टिक जो लाइफ का है दैट इज मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म है क्या, तो इट इज सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन, सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन
chemical reaction occurring inside the body, occurring inside the body। हमारे बॉडी के इनसाइड जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं उन सब को एक साथ बच्चों हम क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। एंड मेटाबॉलिज्म यानी ये जो रिएक्शंस है, केमिकल रिएक्शंस की बात कर रहे हैं, ये केमिकल रिएक्शन दो तरह के होते हैं। कौन कौन से? नॉट ओनली इनसाइड आवर बॉडी, प्लांट्स के अंदर भी। सो ये जो केमिकल रिएक्शन है दो तरह के होते हैं। कौन कौन से केमिकल रिएक्शन? तो एक हो जाता है बच्चे लोग एनाबॉलिक रिएक्शन और दूसरा हो जाता है कैटाबॉलिक रिएक्शन। अब बच्चे लोग एनाबॉलिक रिएक्शन क्या है? तो एनाबॉलिक रिएक्शन कहने का मतलब वैसा रिएक्शन जिसमें सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है, सब्सटेंस सिंथेसाइज किए जाते हैं, दीज आर कॉल्ड एनाबॉलिक रिएक्शन। और कैटाबॉलिक रिएक्शन मतलब वैसा रिएक्शन जिसमें सब्सटेंस का ब्रेकडाउन होता है, डिस्ट्रक्शन होता है। सो एनाबॉलिक यानी सिंथेटिक रिएक्शन, सिंथेसिस मतलब फॉर्मेशन, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, सिंथेटिक रिएक्शन। और कैटाबॉलिक यानी डिस्ट्रक्टिव रिएक्शन, यानी तोड़ा जा रहा है। सो डिस्ट्रक्टिव रिएक्शन जैसे कि एनाबॉलिज्म, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस एक रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन है, जिसमें क्या होता है, सिंपल कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, इन सब लाइट के प्रेजेंस में क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। तो यहाँ सब्सटेंस बनाया जा रहा है। वहीं अगर रिस्पिरेशन की बात करें तो उसमें ग्लूकोज को तोड़ा जाता है जिससे ऑक्सीजन रिलीज होता है, दैट इज बेसिकली एनर्जी रिलीज होता है, और उस एनर्जी का यूज आप डिफरेंट एक्टिविटीज के लिए करते हो, तो दैट इज कैटाबॉलिक रिएक्शन। तो अगर हम बात करें तो हमारे बॉडी में ये सारे रिएक्शंस लगातार हो रहे हैं एंड इन्हीं रिएक्शंस के कारण क्या होता है, हम कहीं ना कहीं सरवाइव भी कर रहे हैं। सो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ केमिकल्स। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सब किसके बने हैं, केमिकल्स के बने हैं। एंड दीज केमिकल स्मॉल एंड बिग, चाहे छोटे हो या बड़े हो, बिलोंगिंग टू वेरियस क्लासेस, साइजेस, functions etc. are constantly being made and changed into some other biomolecules। जैसे कि हमने देखा ना, जो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ये आपका लाइट और क्लोरोफिल के, ऑब्वियसली बात है क्लोरोफिल है तभी लाइट एब्जॉर्ब करेगा, किस में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज में, C6H12O6 है ना। तो ग्लूकोज में क्या होता है, कन्वर्ट होता है, प्लस साथ साथ में क्या होता है, ऑक्सीजन भी इवॉल्व होता है। और आपको पता है ये ऑक्सीजन का इवोल्यूशन कैसे होता है, इस H2O से। ठीक है, तो हायर क्लासेस में इसके बारे में, मतलब आगे के चैप्टर्स में इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, एक सिंपल सब्सटेंस से कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बन रहा है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस से सिंपल सब्सटेंस भी बनता है अगर कैटाबॉलिक होता है। सो being made and changed into some other biomolecules. So these conversions are chemical reactions और metabolic reactions। तो यही जो conversion है इन्हें ही हम क्या बोलते हैं, metabolic reactions बोलते हैं। So there are thousands of metabolic reaction occurring simultaneously inside all living organism। तो बहुत सारे reactions, thousands of reaction हमारे body के अंदर लगातार एक साथ हो रहे होते हैं। So अगर बात करें सो बी दे यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, चाहे वो यूनिसेलुलर हो या मल्टीसेलुलर हो, सब में ये रिएक्शंस क्या हो रहे होते हैं बच्चों, लगातार हो रहे होते हैं। सो ऑल प्लांट, एनिमल्स, फंजाई एंड माइक्रोब्स एग्जिबिट क्या, मेटाबॉलिज्म। The sum total of all the chemical reaction occurring in our body is metabolism। तो यही जो सारे के सारे केमिकल रिएक्शंस हमारे बॉडी में हो रहे हैं, इनका समअप क्या कहलाता है, मेटाबॉलिज्म कहलाता है। नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म, कोई नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट मेटाबॉलिज्म नहीं करता है। एंड मेटाबॉलिक रिएक्शन कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड आउटसाइड द बॉडी इन अ सेल फ्री सिस्टम। इसको बाहर लैब में भी कराया जाता है, बट वो लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है, बट लिविंग रिएक्शन जरूर है। सो एन आइसोलेटेड, यानी आइसोलेटेड बाहर के सिस्टम में, सेल फ्री सिस्टम में कराया जा रहा है रिएक्शन आउटसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म परफॉर्म्ड इन अ टेस्ट ट्यूब इज नाइदर लिविंग nor non-living. Hence, while metabolism is a defining feature of all living organism without exception. So, metabolism को हम defining property living organism का बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये सारे living organism में होता है, क्योंकि इसके बिना life नहीं है और किसी भी non-living में नहीं होता है। ठीक है? So, isolated metabolic reaction in vitro are not living things but surely living reactions. Hence, cellular organization of the body is the defining feature of life perhaps। यानी अगर हम cellular organization की बात करें तो इसे भी बोला गया है defining property।
क्यों बोला गया, लेट्स सी। अगर हम बात करें जैसे सेल है, ठीक है, सेल कंबाइंस टू फॉर्म इन सम ऑर्गेनिज्म टिश्यू, टिश्यू कंबाइन करता है तो बच्चों फॉर्म करता है ऑर्गन, ऑर्गन कंबाइंस टू फॉर्म क्या, ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। चलो इसको थोड़ा सा ऊपर करके ही लिखते हैं। हाँ, यहां पे समझिए ध्यान से, क्या बोला गया है यहाँ पे, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है, तो बच्चों सेल का ऑर्गेनाइजेशन, जो सबसे छोटा यूनिट लाइफ का होता है, बोला जाता है ना सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। क्यों बोला जाता है, क्योंकि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो सबसे बेसिक यूनिट है, जो सबसे छोटा यूनिट है, जो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में है, अगर सेल नहीं है तो कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है। क्योंकि जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं उनके लिए सेल बहुत ही जरूरी है। सो सेल जो है, सेल कंबाइंस टू फॉर्म क्या, टिश्यू, टिश्यू कंबाइंस टू फॉर्म क्या, ऑर्गन, ऑर्गन कंबाइंस टू फॉर्म ऑर्गन सिस्टम, है ना, ऑर्गन सिस्टम। तो बच्चों यहां पे समझने वाली बात ये है कि सेल है, अब बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें क्या है, यूनिसेल्युलर सिर्फ सेल ही है, एक सिंगल सेल है, वो सारे फंक्शंस को कर रहा है। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनमें टिश्यू मिल रहा है, सेल है, टिश्यू है, ऑर्गन नहीं है, लेकिन वो भी सर्वाइव कर रहे, फंक्शंस कर रहे हैं। ऑर्गन है किसी में ऑर्गन सिस्टम नहीं, और बहुत कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है लाइक ह्यूमन बींग्स, तो उनमें क्या है, ऑर्गन सिस्टम भी है। लेकिन इन सब में सेल तो सारे ही लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिलता है। क्यों, क्योंकि सेल के बिना लाइफ है ही नहीं। सो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनमें सेल मिलता ही है। सो परहैप्स द मोस्ट ऑब्वियस एंड टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसके बाद सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के बाद, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को क्या बोला गया, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, फीचर बोला गया है। क्यों, क्योंकि ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है और किसी भी नॉन लिविंग में नहीं होता है। So the most obvious and technical complicated feature of all living organism, again जो fifth property हमने पढ़ा is this, the ability to sense their surrounding environment and respond to these environment stimuli। ठीक है, जो कि फिजिकल भी हो सकता है, केमिकल भी हो सकता है और बायोलॉजिकल भी हो सकता है। नाउ वी सेंस आवर इन्वायरमेंट थ्रू आवर सेंस ऑर्गन्स, सेंस ऑर्गन के थ्रू हम क्या करते हैं, इन्वायरमेंट सेंस करते हैं। नाउ प्लांट रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल फैक्टर, जैसे कि लाइट, वाटर, टेम्परेचर, अदर ऑर्गेनिज्म, पॉल्यूटेंट एक्सेट्रा। ऑल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स विच मीन्स यहाँ पे बात की जा रही है बैक्टीरिया के बारे में। सो बैक्टीरिया से लेकर के टू द मोस्ट कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट कैन सेंस करते हैं और रिस्पॉन्ड प्रोड्यूस करते हैं अपने इन्वायरमेंटल क्यूज के, इन्वायरमेंटल क्यूज विच मीन्स यहाँ पे बात स्टिमुलस किया जा रहा है, स्टिमुलस से रिलेटेड बात किया जा रहा है। सो फोटो पीरियड इफेक्ट, रिप्रोडक्शन इन सीजनल ब्रीडर्स, बोथ प्लांट एंड एनिमल्स, all organism handle chemicals entering their bodies, all organism therefore are aware of their surrounding। ठीक है, तो इनसे यहां से भी कंक्लूजन साफ साफ निकल के आ रहा है कि जो सेल्यूलर जो कॉन्शियसनेस है इज ऑल्सो द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्योंकि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे प्रोकैरियोट हो चाहे यूकैरियोट हो, सब अपने इन्वायरमेंट के स्टिमुलस के अगेंस्ट रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, सो ह्यूमन बीइंग इज दी ओनली, लेकिन एक स्पेशल प्रॉपर्टी जो ह्यूमन बीइंग के पास है वो क्या है कि क्या सही है क्या गलत है, यानी सेल्फ कॉन्शियसनेस, क्या सही है क्या गलत है ये सेंस करने की एबिलिटी सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स में। बाकी कॉन्शियसनेस की बात करें तो ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है एंड देयरफॉर बिकम्स द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, सो ये आपके 5 प्रॉपर्टीज थे लिविंग ऑर्गेनिज्म के, और इन 5 प्रॉपर्टीज में 2 यानी ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ये दोनों डिफाइनिंग नहीं थे और बाकी सारे के सारे डिफाइनिंग प्रॉपर्टी थे। नाउ आगे बात करते हैं, व्हेन इट कम्स टू ह्यूमन बीइंग्स इट इज ऑल द मोर डिफिकल्ट टू डिफाइन द लिविंग स्टेट। ह्यूमन बीइंग्स के अंदर लिविंग स्टेट डिफाइन करना थोड़ा मुश्किल भी होता है। वी ऑब्जर्व पेशेंट लाइंग इन कोमा इन हॉस्पिटल वर्चुअली सपोर्टेड बाय मशीन व्हिच रिप्लेस heart and the lungs. So the patient is otherwise brain dead. The patient has no self consciousness। इस टाइम पे इनमें क्या होता है, सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं होता है। ठीक है, सो आर सच पेशेंट हु नेवर कम बैक टू नॉर्मल लाइफ, लिविंग और नॉन लिविंग। तो ये थोड़ा बताना क्या होता है, मुश्किल होता है। नाउ in higher classes you will come to know that all living phenomenon
आर ड्यू टू अंडरलाइंग इंटरेक्शन। मतलब जैसे कि सेल है तो अभी जस्ट मैंने बताया था इससे बनता है टिश्यू, टिश्यू है तो इससे बनता है ऑर्गन, ऑर्गन है तो इससे क्या बनता है ऑर्गन सिस्टम। तो यहाँ पे सारे के सारे अगर देखा जाए यहाँ पे बच्चों तो ये सेल है, सेल कंबाइन कर रहे तभी टिश्यू बन रहा है। तो टिश्यू में सेल का प्रॉपर्टी होगा बट सेल में टिश्यू का प्रॉपर्टी नहीं होगा। तो इसी को बोलते इमर्जेंट प्रॉपर्टी की आगे के कैटेगरी में प्रॉपर्टी पीछे वाले का होगा बट पीछे का प्रॉपर्टी आगे में होगा बट पीछे में नहीं होगा। सो द प्रॉपर्टीज ऑफ टिश्यू यानी टिश्यू का जो प्रॉपर्टी है आर नॉट प्रेजेंट इन द कंस्टिट्यूएंट सेल, यानी जिससे वो बना है उसका प्रॉपर्टी टिश्यू में होगा बट टिश्यू का प्रॉपर्टी सेल में नहीं होगा, बट अराइज एज अ रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन अमॉन्ग द कंस्टिट्यूएंट सेल। लेकिन फॉर्म तो हो रहा है, इन्हीं के बीच इंटरेक्शन हो रहा है उसी से। सो सिमिलरली द प्रॉपर्टीज ऑफ सेल्यूलर ऑर्गेनल्स आर नॉट प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूलर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द ऑर्गेनल बट अराइज एज द रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन अमॉन्ग द मॉलिक्यूलर कंपोनेंट comprising the organelle. Now these interaction result in emergent property at a higher level of क्या organization. So this phenomena is true in the hierarchy of organizational complexity at all levels. Therefore we can say that living organisms are self-replicating, evolving and self-regulating interactive system capable of responding to external stimuli. ठीक है, so biology is the story of life on earth and biology is the story of evolution of living organism on earth. किस तरह से लिविंग ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हो करके बेसिकली इवोल्यूशन हो रहा है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, ये आपको कहाँ पढ़ना है, इनिसी बायोलॉजी में पढ़ना है जो कि हम क्लास 12th के अंदर पढ़ेंगे. एंड ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर आर लिंक्ड टू वन अनदर, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं बाय द शेयरिंग ऑफ कॉमन जेनेटिक मटेरियल बट टू वेरिंग डिग्रीज. ठीक है, सो ये थे लिविंग ऑर्गेनिज्म के प्रॉपर्टीज. नाउ नेक्स्ट आ जाते हैं बायोडायवर्सिटी. बायोडायवर्सिटी कहने का मतलब है लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो कॉम्प्लेक्सिटी, जो डायवर्सिटी आपको देखने को मिलता है. सो डायवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, इफ यू लुक अराउंड यू विल सी अ लार्ज वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. आप लिविंग ऑर्गेनिज्म के बड़े सारे क्या देखते हो, वेराइटीज को देखते हो. बी इट पॉटेड प्लांट, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, योर पेट्स और अदर एनिमल्स एंड प्लांट. There are also several organisms that you cannot see with your naked eye, but they are all around you. है ना, बहुत सारे ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म. अगर हम एक क्लासरूम के अंदर की बात करें तो हो सकता है, या एक रूम के अंदर की बात करें तो उस रूम के अंदर ही आपको बड़े सारे ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म मिल जाएंगे. जैसे फॉर एग्जांपल एक तो आपको होमो सैपियंस मिलेगा ही मिलेगा, ह्यूमन स्पीसीज. साथ साथ में रैट्स भी दिख जाएंगे, कॉकरोचेस भी दिख जाएंगे. इस तरह के बड़े सारे एक छोटे से जगह पे अलग अलग तरह के स्पीसीज आपको देखने को मिलेगा. सो इफ यू वेयर टू इंक्रीज द एरिया, और एरिया बढ़ाते जाओगे, दैट यू मेक ऑब्जर्वेशन इन द रेंज एंड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट यू सी वुड इंक्रीज. तो वो भी बढ़ते जाएगा. जितना बड़ा एरिया होगा उतने ज्यादा तरह के ऑर्गेनिज्म आपको देखने को मिलेंगे. सो ऑब्वियसली इफ यू वेयर to visit a dense forest, you would probably see a much greater number and kinds of living organism in it. Each different kind of plant, animal or organism that you see represent a species. क्या represent करता है? Species. So the number of species that are known and described range between 1.7 to 1.8 मिलियन. मतलब जिसके बारे में आप जानते हो, ऐसे मतलब 14 मिलियन से भी ज्यादा ऐसे स्पीसीज हैं जिनके जो हमारे अर्थ पे प्रेजेंट हैं, बट हमें पता सिर्फ 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीसीज के बारे में है. सो इसे हम क्या बोलते हैं? बायोडायवर्सिटी. मतलब ये जो कॉम्प्लेक्सिटी लिविंग ऑर्गेनिज्म का हमें देखने को मिल रहा है, दैट इज बायोडायवर्सिटी. or the number and the type of organism present on earth. So we should remember here that as we explore new areas and even old one, new organism are continuously being identified. नए organism जो है लगातार क्या होते जाएंगे, मिलते जाएंगे. ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं. As stated earlier, there are millions of plant and animals in the world. जैसा कि मैंने अभी आपको बच्चों बताया, बायोडायवर्सिटी का मतलब क्या होता है? बायोडायवर्सिटी विच मीन्स कॉम्प्लेक्सिटी. बायो का मतलब क्या है? लाइफ,
लाइफ यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म, डाइवर्सिटी मतलब कॉम्प्लेक्सिटी, डाइवर्सिटी कहने का मतलब क्या होता है, कॉम्प्लेक्सिटी। सो कॉम्प्लेक्सिटी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या कहलाता है बच्चों, बायोडाइवर्सिटी। सो देयर आर मिलियंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द वर्ल्ड, वी नो दैट plants and animals in our own area by their local names। हम प्लांट बेसिकली हम जितने भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, उनको कैसे जानते हैं, उनके लोकल नाम से जानते हैं। तो इस वजह से क्या होता है, अगर हम अलग प्लेस पे जाएंगे तो अलग अलग जगहों पे उनको अलग अलग लोकल नेम्स दिए गए हैं, और हमें मुश्किल होता है कि लोकल नेम्स से जानना, क्योंकि हमें नहीं पता है दूसरे जगहों पे उन्हें क्या लोकल नेम से बुलाया जाता है, हम अपने लोकल नेम से बुलाते हैं, और इस वजह से बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। सो दीज लोकल नेम्स वुड वेरी करते रहते हैं प्लेस टू प्लेस, इवन विद इन कंट्री, कंट्री टू कंट्री भी वेरी करते हैं। सो प्रोबेबली यू वुड रिकॉग्नाइज द कंफ्यूजन दैट वुड बी क्रिएटेड इफ वी डिड नॉट find ways and means to talk to each other to refer to organism we are talking about। तो बहुत ही मुश्किल होता है। Hence there is a need to standardize the naming of living organism। तो बहुत जरूरी हुआ ये कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक नाम दिया जाए जिससे पूरे वर्ल्ड में उसे जाना जाए, and such that a particular organism is known by the same name all over the world। और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं बच्चे लोग, नॉमेनक्लेचर, दैट मींस नामकरण। ऑब्वियसली नॉमेनक्लेचर और नेमिंग इज ओनली पॉसिबल जब आप उस ऑर्गेनिज्म के बारे में सब कुछ जानते हो, क्योंकि आप ऐसे ही रैंडम किसी को भी नाम नहीं दे सकते। ऑर्गेनिज्म के बारे में करेक्टली डिस्क्रिप्शन बहुत ही जरूरी है। सो व्हेन द ऑर्गेनिज्म इज डिस्क्राइब्ड करेक्टली एंड वी नो to what organism the name is attached to, this is identification। तो जब हम उस organism के complete description के बारे में जान जाते हैं, उस organism के characteristics के बारे में जान जाते हैं, तो जानने का जो process है that is called identification, and then after nomenclature किया जाता है। So in order to facilitate the study, number of scientists have established procedure to assign a scientific name to each known organism। This is acceptable to biologists all over the world। तो सारे ऑर्गेनिज्म को क्या किया गया, एक नाम दिया गया, साइंटिफिक नेम, जिससे उसको पूरे वर्ल्ड में पहचाना जाए। तो प्लांट के लिए साइंटिफिक नेम्स आर बेस्ड ऑन agreed principles and criteria which are provided in International Code for Botanical Nomenclature, that is ICBN। You may ask, how are animals named? Animal taxonomists have evolved International Code of Zoological Nomenclature, that is ICZN। So the scientific name ensure that each organism has only one name। Scientific name क्या इंश्योर करता है कि हर ऑर्गेनिज्म का एक नाम है जिससे वो पूरे दुनिया में जाना जाता है। So the description of any organism should enable the people in any part of the world to arrive at the same name। They also ensure that such a name has not been used for any other known organism। So biologists follow universally accepted principles to provide scientific name to known organism। Each name has two component। कौन कौन सा, जेनेरिक नेम एंड स्पेसिफिक। देखो बच्चों, यहाँ पे इसको पहले हम इधर समझ लेते हैं, देन आफ्टर इसके बारे में बात करेंगे। ये जो नॉमेनक्लेचर है, पहली चीज ये दिया किसने था, नॉमेनक्लेचर आया था, दैट इज बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, बोलते हैं हम लोग बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर दिया था कैरोलस लीनियस ने। किसने दिया था, कैरोलस लीनियस ने दिया था। इन्होंने क्या बोला था, इन्होंने बोला था कि कोई भी जो स्पीसीज है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, उसके दो टर्म्स होंगे, उसके नेम के दो टर्म्स होंगे। एक जो पहला वाला लेटर होगा वो रिप्रेजेंट करेगा जेनेरिक नेम, और जो दूसरा वाला लेटर होगा वो रिप्रेजेंट करेगा स्पेसिफिक इपिथेट। दूसरा वाला क्या रिप्रेजेंट करेगा बच्चों, स्पेसिफिक इपिथेट। तो जैसे कि मैंगो की बात करें बच्चे लोग, तो मैंगो का साइंटिफिक नेम हम लिखते हैं मैंजीफेरा इंडिका। मैंगो का साइंटिफिक नेम क्या लिखते हैं बच्चे लोग, मैंजीफेरा इंडिका। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो मैंजीफेरा जो है वो रिप्रेजेंट करता है जेनेरिक नेम, और इंडिका रिप्रेजेंट करता है स्पेसिफिक इपिथेट। एंड
ये जो दो टर्म है, और दूसरा रूल ये है कि जो पहला यानी जेनेरिक नेम होगा वो स्टार्ट होगा कैपिटल लेटर से, और जो स्पेसिफिक एपिथेट है वो ऑलवेज स्टार्ट होगा स्मॉल लेटर से। इससे क्वेश्चन भी आया है, 2018 में क्वेश्चन आया है, यही साइंटिफिक नेम लिखा गया था ऑप्शंस के अंदर, और ऑप्शंस को बस ये बदल दिया था, इसको स्मॉल कर दिया था, इसको कैपिटल कर दिया था, तो इस तरह से ऑप्शंस चेंज करा था। आपको याद रखना है जो फर्स्ट यानी जेनेरिक फर्स्ट टर्म है, जेनेरिक नेम है, वो ऑलवेज स्टार्ट होगा कैपिटल लेटर से, एंड जो स्पेसिफिक एपिथेट है वो स्टार्ट होगा स्मॉल लेटर से। सो ईच नेम हैज टू कंपोनेंट, एक जेनेरिक नेम और दूसरा क्या होगा स्पेसिफिक एपिथेट। दिस सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग अ नेम विथ टू कंपोनेंट, इसे हम क्या बोलते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, दो कंपोनेंट है तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। दिस नेम सिस्टम वॉज गिवन बाय कैरोलस लीनियस, किसने दिया था बच्चों कैरोलस लीनियस ने दिया था, इज बीइंग प्रैक्टिस्ड बाय बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। दिस नेमिंग सिस्टम यूजिंग अ टू वर्ड फॉर्मेट वॉज फाउंड convenient. Let us take an example of mango to understand the way of nomenclature, जो कि हमने ऑलरेडी कर लिया है, समझ लिया है। अब देखो यहां पे साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो लिखा जाता है, देखिए मैंजीफेरा इंडिका, है ना, ये बताया था मैंने अभी थोड़ी देर पहले। लेट अस सी हाउ इट इज अ बाइनोमियल नेम, कैसे है ये बाइनोमियल नेम, देखते हैं। इन दिस नेम मैंजीफेरा जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है जीनस को, वाइल इंडिका किसको रिप्रेजेंट कर रहा है खास स्पीसीज को रिप्रेजेंट कर रहा है मैंगो को, और अ स्पेसिफिक एपिथेट आप बोल सकते हैं। सो अदर यूनिवर्सल रूल ऑफ नोमेन, ये तो हमें समझ में आ गया कि दो टर्म्स होंगे, पहला जेनरिक नेम दूसरा स्पेसिफिक एपिथेट। बाकी भी कुछ रूल्स है, क्या क्या रूल्स है। नंबर 1, बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन, ये जो नेम लिखा जा रहा है वो लैटिन लैंग्वेज होना चाहिए। लैटिन लैंग्वेज कहने का मतलब क्या होता है, डेड लैंग्वेज, जो कि किसी भी कंट्री का ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं होगा। क्यों, क्योंकि अगर कोई भी कंट्री का ये ऑफिशियल लैंग्वेज हुआ बच्चों, तो हो सकता है आने वाले समय में अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर चाइना का ये ऑफिशियल लैंग्वेज हुआ, तो चाइना का ऑफिशियल लैंग्वेज है, तो चाइना से हमारी कंट्रोवर्सी हुई, तो उसने दावा कर दिया कि भाई ये मेरा लैंग्वेज, आप इसे अप्लाई नहीं कर सकते हो। सो इससे बचने के लिए क्या दिया गया, लैटिन लैंग्वेज का यूज किया जाता है, एंड रिटन इन इटैलिक्स। सो दे आर लैटिनाइज्ड और डेराइव्ड फ्रॉम लैटिन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन, ये कहीं से भी बिलोंग करता हो, बट इसका जो नाम है वो कैसे लिखा होना चाहिए, लैटिन लैंग्वेज, विच मीन्स यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ बच्चों डेड लैंग्वेज। कैसा लैंग्वेज है ये, डेड लैंग्वेज, यानी किसी भी कंट्री का ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, नॉट एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ, नॉट एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ एनी कंट्री, किसी भी कंट्री का ऑफिशियल लैंग्वेज ये नहीं होगा, ठीक है। नाउ सेकेंड, द फर्स्ट वर्ड इज इन अ बायोलॉजिकल नेम, किसको रिप्रेजेंट करेगा, जीनस को, वाइल द सेकेंड कंपोनेंट डिनोट द स्पेसिफिक एपिथेट, ये तो पहले ही बता दिया। तीसरा, बोथ द वर्ड इन अ बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटन, जब आप उसे हाथ से लिखते हो कोई भी नाम को, जैसे पेपर पे लिख रहे हो, तो उसे आप सेपरेटली क्या करोगे, इस तरह से अंडरलाइन करोगे, ठीक है, या अगर प्रिंट कर रहे हो तो इटैलिक्स फॉर्मेट में प्रिंट होगा, विच मीन्स लैटिन वर्ड में, टू इंडिकेट देयर लैटिन ओरिजिन, ठीक है। एंड फोर्थ वन जो है, द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस ऑलवेज स्टार्ट विथ अ कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। जो दूसरा वर्ड होगा दैट मीन्स इंडिका, ये स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा, पहले ही मैंने आपको बता दिया है, इसी तरह से नाम दिया गया मैंजीफेरा इंडिका, ठीक है। बहुत सारे ऐसे नाम है, जैसे हम ह्यूमन का बात करते हैं, होमो सेपियंस, ठीक है, तो हम इसी तरह से लिखेंगे दिस इज होमो सेपियंस, क्लियर। सो आपको इस तरह से ध्यान रखना है, ये रूल्स आपको याद रखने हैं, रूल से भी क्वेश्चन आता है, आया हुआ है। सो नेम ऑफ द ऑथर, कभी कभी क्या होता है कि लास्ट में स्पेसिफिक एपिथेट के बाद ऑथर जिन्होंने डिस्कवर किया है उनका नाम लिख दिया जाता है। सो नेम ऑफ द ऑथर appears after the specific epithet that is at the end of the biological name, biological name के आखिरी में उसका भी नाम डाल दिया जाता है, और वो एब्रीविएटेड फॉर्म में रहेगा, विच मीन्स जैसे एब्रीविएशन का मतलब क्या होता है, जैसे लंबा सा नाम है तो उसको शॉर्ट फॉर्म, जैसे फॉर एग्जांपल कैरोलस लीनियस है तो लीनियस का लिन, दैट इज एब्रीविएटेड फॉर्म, जैसे कि मैंजीफेरा इंडिका लिन, देखिए लिन इज फॉर लीनियस, सो इट इंडिकेट दैट दिस स्पीसीज वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय लीनियस, ठीक है। Now since it is nearly impossible to study all living organism, it is
necessary to devise some means to take this possible। सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में एक एक करके जानना बहुत मुश्किल है क्योंकि मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिज्म हैं। सो इस प्रोसेस को यानी सारे ऑर्गेनिज्म को जानने के लिए उन्हें जो भी सिमिलर तरह के ऑर्गेनिज्म हैं उन्हें एक ग्रुप के अंदर अगर डाल दिया जाएगा तो उनके बारे में जानना थोड़ा आसान हो जाता है। एंड ये जो प्रोसेस है बच्चों इसे बोलते हैं क्लासिफिकेशन। तो नॉमेनक्लेचर तो कर दिया गया, आता है क्लासिफिकेशन। Classification is the process by which anything is grouped into a convenient category based on some easily observable character। मतलब easily observable character के basis पे उनको एक group के अंदर डाल दिया जाता है। For example, we easily recognize groups such as plant or animals or dog, cats or insects। The moment we use any of these terms, we associate certain character with the organism in that group। What image do you see when you think of a dog? Obviously, each one of us will see dogs and not cats. Now, if we were to think of crustaceans, we know what we are. ठीक है? Similarly, suppose we were to say mammals, you would of course think of animals with external ears and body hairs। मतलब कुछ ना कुछ similar characters होने चाहिए उस group के अंदर। So likewise, in plants, if we try to talk of wheat, the picture in each of our mind will be of wheat plant, not of rice or any other plant। Hence, all these, that means dog, cats, mammal, wheat, rice, plant, animals, etc. are convenient categorized we use to study organism। The scientific term for these category is taxa। और इसके लिए हम क्या represent करते basically taxa। ठीक है? So here you must recognize that the taxa can indicate categories at very different level। So next आ जाते हैं taxonomic categories। जैसे कि category at very different level, plant also form a taxa, wheat is also a taxa। मतलब हर एक category को क्या दिया गया, taxa दिया गया, taxonomic category basically। Similarly, animals, mammals, dogs are all taxa, but you know that dog is a mammal and mammals are animals। So therefore, animal, mammal and dogs represent taxa at different level, अलग अलग levels पे, and hence based on characteristic all living organism can be classified in different taxa and इस process को बोला जाता है taxonomy। Basically simple हम बोल सकते हैं what is taxonomy। तो यहां से समझिएगा taxonomy है क्या। So it is the basically it is the phenomena या principle और process जिससे आप क्या classification आपके लिए easy हो जाता है। So principles and processes of classification। ठीक है, that is basically क्या कहलाता है, taxonomy। याद रखना, classification that is taxonomy। ठीक। So external and internal structure along with the structure of cell development, ये सारे classification के लिए जानने जरूरी है, तभी तो आप similar characteristic के basis पे या dissimilar characteristic के basis पे इनको एक category के अंदर रख सकते हो। ठीक है ना। So process and ecological information of organism are essential and form the basis of modern taxonomic studies। Hence characterization, identification, अगेन मैंने बताया कि स्पीसीज के बारे में जानना, उनके एक्सटर्नल इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में जानना, क्लासिफिकेशन यानी ग्रुप करना, उनके सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज के बेसिस पे नामकरण करना यानी नॉमेनक्लेचर, एंड द प्रोसेस दैट आर बेसिस टू taxonomy। So taxonomy is not something new। Human beings have always been interested in knowing more and more about the various kind of organism, इसीलिए researches चलते रहते हैं, particularly with reference to their own use। Especially human being उन्हीं का research करते हैं जिनका क्या होता है, ज़्यादा use होता है। So in early days, human beings needed to find sources for their basic need of food, clothing and shelter। Hence, the earliest classification were based on the uses of various organisms। So human beings were since long not only interested in knowing more about different kinds of organisms and their diversity, but also the relationship among them। उनके साथ, जैसे कि हमारे ही पास्ट के ऑर्गेनिज्म के साथ क्या रिलेशनशिप है ये हम पढ़ते हैं, इवोल्यूशन में जानते हैं। So this branch of study was referred to as सिस्टमैटिक, यानी सिस्टमैटिक अरेंजमेंट किसी भी स्पीसीज का, दैट इज सिस्टमैटिक।
So the word systematic is derived from Latin word which means systema, which means systematic arrangement of organism. So Linnaeus used Systema Naturae as the title of his publication. The scope of systematic was later enlarged to include क्या? Identification, nomenclature and classification. So systematic take place into account evolutionary relationship between organism. मतलब अभी के organism का जितने भी living organism है उनका पास्ट के ऑर्गेनिज्म के साथ क्या रिलेशनशिप है, ये सारा कुछ रिसर्च में अभी भी चल ही रहा है. नाउ टेक्सोनॉमिक कैटेगरी. टेक्सोनॉमिक कैटेगरी की बात करते हैं. व्हाट इज टेक्सोनॉमिक कैटेगरी? सो क्लासिफिकेशन इज नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस. अब ऐसा नहीं कि क्लासिफिकेशन यानी ग्रुप करना एक सिंगल स्टेप प्रोसेस है. ग्रुपिंग का मतलब क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लिखते हैं यहाँ पे स्पीसीज, तो स्पीसीज एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है. तो इसमें कैसे ज्यादा सिमिलर कैरेक्टर के ऑर्गेनिज्म होंगे जो एक जैसे होंगे बिल्कुल. स्पीसीज, फिर स्पीसीज का ग्रुप, मिलते जुलते स्पीसीज का ग्रुप जीनस, फिर फैमिली. तो इस तरह से अगर आप देखते जाओ तो ये सारे के सारे क्या है? टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज है. स्पीसीज एक कैटेगरी है, जीनस एक कैटेगरी है, फैमिली एक कैटेगरी है, ऑर्डर एक कैटेगरी है, क्लास एक कैटेगरी है, फाइलम, डिवीजन या बोलिए किंगडम, ये सारे क्या है? टेक्सोनॉमिक कैटेगरी है. सो क्लासिफिकेशन एक सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है बट इन्वॉल्व हायरार्की. यही जो है स्टेप्स यानी स्पीसीज से जीनस, जीनस से फैमिली, फैमिली से ऑर्डर, ऑर्डर से क्लास, यही क्या कहलाता है? हायरार्की ऑफ स्टेप्स इन विच ईच स्टेप रिप्रेजेंट रैंक या कैटेगरी. हर स्टेप स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, ये सब क्या रिप्रेजेंट करते हैं? टेक्सोनॉमिक कैटेगरी रिप्रेजेंट करते हैं. सिंस द कैटेगरी इज अ पार्ट ऑफ ओवरऑल टेक्सोनॉमिक अरेंजमेंट, इसे बोला जाता है टेक्सोनॉमिक कैटेगरी. एंड ऑल कैटेगरीज एक साथ मिलकर के क्या बनाते हैं? टेक्सोनॉमिक हायरार्की. So each category referred to as a unit of classification in fact represent a rank and is commonly termed as taxon. So taxonomic categories and hierarchy can be illustrated by an example, जो कि मैंने आपको बताया already. Insect represent a group of organisms sharing common feature like 3 pair of jointed legs. It means insect are recognizable concrete objects which can be classified and thus were given a rank or category. Can you name of other such group of organism? Remember, group represent category, category further denotes rank और each rank और taxon in fact represent a unit of classification, जैसे कि species, genus, family. ठीक है ना? तो सबसे smallest unit classification का species हो जाएगा, largest unit kingdom हो जाएगा. So these category taxonomic group या categories are distinct biological entities and not merely morphological categories. Now, taxonomical studies of all known organisms have led to the development of common categories जैसे कि kingdom, phylum, जो कि already मैंने आपको भी बताया है. division for plant के लिए हम division यूज करेंगे, animals के लिए हम phylum वो यूज करेंगे, class, order, family, genus and species. So all organisms including those in the plant and animal kingdom have species as the lowest category. Now the question you may ask is how to place an organism in various category. The basic requirement is the knowledge of character of an individual or group of organism. So this help in identifying क्या? Similarities or dissimilarities among the individual of the same kind of organism as well as other kind of organism. तो जो सबसे छोटा यूनिट है क्लासिफिकेशन का, हम उसके बारे में बात करते हैं, दैट इज स्पीसीज. सो स्पीसीज क्या है? So taxonomic studies consider a group of individual organism with fundamental similarities as a species. Species क्या है? तो individual organism का group जिनमें similar character ज्यादा हो, common similar character क्या हो बच्चों? ज्यादा हो. So one should be able to distinguish one species from other closely related species based on the distinct morphological differences. Morphological मतलब external feature. ठीक है, इसके डिफरेंसेस के बेसिस पे अलग कर सकते हैं. सो लेट अस कंसीडर मैंजीफेरा इंडिका, सोलैनम ट्यूबरोसम यानी पोटैटो एंड पैंथेरा लियो मतलब लायर, ये तीनों अलग अलग स्पीसीज है. सो ऑल दी थ्री नेम इंडिका, ट्यूबरोसम एंड लियो रिप्रेजेंट क्या? स्पेसिफिक एपिथेट स्पीसीज को रिप्रेजेंट करता है. सो व्हाइल द फर्स्ट वर्ड मैंजीफेरा, सोलैनम एंड पैंथेरा, ये क्या है? जेनरा है. मतलब स्पीसीज अलग अलग है बट जीनस सेम है, तो वो जीनस के अंदर आ जाएंगे, है ना. सो
Each genus may have one or more than one specific epithet representing different organism but having morphological similarities. For example, Panthera has another specific epithet. आपको पता है जैसे कि Tigris हो गया. Solanum include species like Nigrum, Solanum nigrum and Melogena. So human beings belong to the species Sapiens, which is grouped in genus Homo. The scientific name thus for human beings क्या हो जाता है बच्चों? Homo sapiens. तो species वैसे इंडिविजुअल्स का ग्रुप है जो कि आपस में सिमिलर है, आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं. ये चीज याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इंटरब्रीड कर सकते हैं और बेसिकली ये स्पीसीज के लिए इंटरब्रीड कर सकते हैं और इंटरब्रीड करने पर फर्टाइल ऑफस्प्रिंग ही प्रोड्यूस करेंगे. एक एक्सेप्शन है, उसको छोड़ देंगे. तो उस एक्सेप्शन को छोड़ करके, जो कि मैंने बताया भी है क्लास के अंदर, सो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग अगर प्रोड्यूस करते हैं बेसिकली, तो वही क्या कहलाते हैं? स्पीसीज कहलाते हैं. ठीक है, नहीं तो अलग अलग स्पीसीज कहलाएंगे. इसका एक एक्सेप्शन लायन एंड टाइगर. सो नेक्स्ट आ जाते हैं जीनस. नेक्स्ट इज जीनस. जीनस की बात करें तो जीनस भी आपको समझ में आ ही रहा होगा. जीनस कंप्राइजेस अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज which has more character in common in comparison to species of other genera. We can say that genera are aggregates of closely related species. For example, potato, tomato, brinjal are 3 different species. लेकिन इनको same genus के अंदर रखा गया जैसे कि सोलैनम. ठीक है, सोलैनम ट्यूबरोसम, सोलैनम मेलोगिना, सोलैनम निग्रम. उसी तरह लायन, पैंथेरा लियो लियोपार्ड, पैंथेरा पार्डस टाइगर, पैंथेरा टिग्रिस. स्पीसीज अलग अलग है बट जीनस सेम है. तो विथ सेवरल कॉमन फीचर्स आर ऑल स्पीसीज ऑफ जीनस पैंथेरा. सो दिस जीनस डिफर फ्रॉम अनदर जीनस फेलिस व्हिच इंक्लूड्स कैट्स. नेक्स्ट आ जाते हैं बच्चे लोग फैमिली. स्पीसीज, जीनस, देन आ गया फैमिली. नेक्स्ट कैटेगरी जो आ जाता है विच इज फैमिली हैज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा. जेनरा, मिलते जुलते जेनरा का ग्रुप क्या कहलाता है? फैमिली. with still less number of similarities as compared to क्या? Genus and species. Families are characterized on the basis of both vegetative and reproductive features of plant species. So among plant, for example, 3 different genera Solanum petunia, Datura are placed in the family किसमें? Solanaceae में. And among animals, genus Panthera comprising lion, tiger, leopard जो कि अभी हमने देखा था is put along with genus Felis, that is cat, in the family Felidae. So similarity, if you observe the feature of a cat and a dog, you will find some similarities and some differences as well. So they were separated into 2 different families, कौन सा? Felidae and Candidae respectively. ठीक है, so this is about family. फिर आ जाते हैं ऑर्डर. उसी तरह और फैमिली, मिलते जुलते फैमिली का ग्रुप क्या कहलाएगा? ऑर्डर. सो यू हैव सीन अर्लियर दैट द कैटेगरी लाइक स्पीसीज, जीनस एंड फैमिलीज आर बेस्ड ऑन अ नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स. Generally, order and higher taxonomic category are identified based on the aggregates of character. So order being a higher taxonomic category and it is the assemblage of क्या? Families. So which exhibit a few similar characters. में आपको कुछ, जैसे जैसे आप हायर टेक्सोनॉमिक कैटेगरी में बढ़ते जाएंगे कॉमन कैरेक्टर्स घटते जाएंगे. ठीक है, सो द सिमिलर कैरेक्टर आर लेस इन नंबर, कम होंगे नंबर में एज कंपेयर टू डिफरेंट जेनेरा इंक्लूडेड इन अ फैमिली. Plant families like Convolvulaceae, Solanaceae are included in the order Polymonioles, mainly based on the floral character. So the animals order Carnivora include families like Felidae and Canthidae. उसी तरह अब ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर क्या कहलाएगा? क्लास कहलाएगा. सो दिस कैटेगरी इंक्लूड रिलेटेड ऑर्डर्स. इस कैटेगरी में क्या आ जाएंगे? रिलेटेड ऑर्डर्स आ जाएंगे. फॉर एग्जांपल ऑर्डर प्रीमेटा कंप्राइजिंग मेनली मंकी, गोरिल्ला, गिबन इज प्लेस्ड इन क्लास मैमेलिया. इन सबको एक क्लास के अंदर रखा गया, दैट इज मैमेलिया. कुछ मिलते जुलते फीचर्स होंगे. अगेन फीचर इसमें कम होगा, सिमिलर फीचर्स क्या होंगे? कम होंगे. अलॉन्ग विथ ऑर्डर कार्निवोरा दैट इंक्लूड्स एनिमल्स लाइक tiger, cat, dog. Class Mammalia has other order also. And next आ जाते हैं बच्चे लोग phylum. Again आ जाता है higher taxonomic category. Phylum for animal and division is for
plant. So classes comprising animals like fishes, amphibians, reptiles, birds along with mammal constitute the next higher category जिसे बोला जा रहा है phylum, and all these based on the common features like presence of notochord and dorsal hollow neural system आर इंक्लूडेड इन फाइलम. इसको रख दिया गया है एक फाइलम में, दैट इज कॉर्डेटा, यानी जिनमें भी नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, डॉर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम है, उन्हें फाइलम कॉर्डेटा में रख दिया गया है. In case of plant, classes with a few similar character are assigned to a higher taxonomic category called division. अब सबसे जो बड़ा यूनिट है दैट इज किंगडम. सो ऑब्वियस सी बात है, जो भी मिलते जुलते फाइलम है, डिवीजन है, उन्हें किंगडम के दे दिया जाएगा, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम. सो ऑल एनिमल्स बिलोंगिंग टू वेरियस फाइला आर असाइंड टू द हाईएस्ट कैटेगरी कॉल्ड किंगडम एनिमैलिया in the classification system of animal, and the kingdom Plantae on the other hand is henceforth we will refer to these two groups as animal and plant kingdom. So the taxonomic category from species to kingdom have been shown in ascending order. दिखाई हुआ आपको species, genus, family, order, class, phylum and kingdom. Phylum या division आप बोल सकते हो, division for plants and phylum for animals. So however, taxonomists have also developed subcategories in this hierarchy to facilitate more sound and scientific placement of various taxa. Look at the hierarchy in figure 1.1. Can you recall the basis of arrangement? For example, as we go higher from species to kingdom, number of common character goes on. क्या होगा? घटता जाएगा, general character बढ़ता जाएगा. So decreasing, lower the taxa, more are the characteristic that the member within the taxons share. Higher the category, greater is the difficulty of determining the relationship to other taxa at the same level. Hence the problem of classification become more complex. So यहाँ पे आपको ये जो आप टेबल देख रहे हो बच्चों, इस टेबल में आपको क्लियर कट दिया हुआ है कुछ जो नाम है, कॉमन नेम, बायोलॉजिकल नेम, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम. तो ये आपको याद करना होगा, और इसको याद करने के लिए मैंने ट्रिक भी बताया हुआ है जो कि हमारे चैनल पे अपलोड है, उसको आप देख सकते हो, लर्न कर सकते हो. फिर आ जाते हैं बच्चे लोग टेक्सोनोमिक एड्स. जल्दी से देख लेते हैं. टेक्सोनोमिक स्टडीज ऑफ एड्स का मतलब क्या होता है? हेल्प, मदद. सो टेक्सोनोमी में जो चीजें हेल्प करती हैं. सो टेक्सोनोमिक स्टडीज ऑफ वेरियस स्पीसीज ऑफ प्लांट, एनिमल्स एंड अदर ऑर्गेनिजम्स are useful in agriculture, forestry, industry and in general in knowing our bioresources and their diversity. These studies would require correct classification and identification of organism. And identification of organism मतलब internal and external character का study करना require intensive laboratory and field studies of course. So the collection of actual specimen यानी sample of plant and animal species is essential and is the prime source of taxonomic studies. Taxonomic study का ये क्या है? Prime source है. So these are also fundamental to studies and essential for training in systematic. It is used for classification of an organism. Organism को classify करने के लिए इसका use किया जाता है, and the information gathered is also stored along with the specimens. So in some cases the specimen is preserved for future studies and biologists have established certain procedure and technique to store क्या? Store and preserve the information as well as the specimen. Some of these are explained to help you. तो देखते हैं कौन कौन से ऐसे स्टोर करके रखने के टेक्सोनोमिक एड्स हैं. सबसे पहले बच्चों हम बात करते हैं हर्बेरियम. हर्बेरियम इज अ स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेन. यहाँ पे प्लांट के सैंपल्स को कलेक्ट करके रखा जाता है, जिसको ड्राई के सुखाया जाता है, प्रेस किया जाता है, फिर प्रिजर्व करके शीट पे रखा जाता है. फर्दर दी शीट्स, फिर उस शीट्स को अरेंज किया जाता है जो क्लासिफिकेशन सिस्टम, देखिए इस तरह से फाइल के अंदर रखा जाता है. बेसिकली अगर आप देखो तो ऐसा इस तरह से क्या किया जाता है? स्टोर करके रखा जाता है. नाउ अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, मतलब जो भी एक्सेप्टेड सिस्टम है क्लासिफिकेशन का उसके अकॉर्डिंग. So these specimen along with their description on herbarium seeds become a storehouse or repository for further use. So the herbarium sheets also carry a label providing, मतलब herbarium sheets पे क्या होता है, जैसे कि इस तरह का फाइल है और यहाँ पे शीट्स पे इस तरह से जो भी प्लांट को के सैंपल को रखा गया है उसके बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ पे मेंशन रहता है. क्या क्या इंफॉर्मेशन रहता है? तो बच्चों याद रखिएगा, अबाउट डेट,
एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन, जिस डेट को कलेक्ट किया गया है और जिस प्लेस से कलेक्ट किया गया है उसका नाम, साथ साथ में उस प्लांट का या जो भी प्लांट का सैंपल्स है उसका इंग्लिश नेम क्या है, और जिस एरिया से कलेक्ट किया गया उस एरिया का, उस प्लांट का लोकल नेम क्या है वो लिखा जाएगा। साथ साथ में बोटेनिकल नेम लिखा जाएगा, बोटेनिकल नेम विच मीन साइंटिफिक नेम, जिससे स्पीसीज और जीनस के बारे में पता चलेगा। फैमिली और कलेक्टर नेम, यहाँ कलेक्टर नेम से मतलब है जिस इंसान ने उसको कलेक्ट किया है, दैट इज कलेक्टर्स नेम। ठीक है, तो ये सारे इंफॉर्मेशन हर्बेरियम शीट से मिलेंगे। एंड हर्बेरिया ऑल्सो सर्व एज अ क्विक रेफरल सिस्टम इन टेक्सोनॉमिक स्टडीज। सो दैट्स ऑल अबाउट टेक्सोनॉमी। नेक्स्ट बात करते हैं बोटानिकल गार्डन। बोटानिकल गार्डन तो बहुत सारे लोग गए भी होंगे। यहाँ पे क्या होता है, दीज स्पेशलाइज्ड गार्डन हैव कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट। वहां पे क्या था, लिविंग प्लांट स्पेसिमेन नहीं थे, यहाँ पे क्या है, लिविंग प्लांट स्पेसिमेंस है। दीज स्पेशलाइज्ड गार्डन हैव कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट फॉर रेफरेंस एंड प्लांट स्पेसिमेन इन दीज गार्डन आर ग्रोन फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पस and each plant is labeled indicating its botanical and scientific name। ठीक है, botanical और scientific name लेबल रहता है उस प्लांट पे, लिविंग प्लांट पे, और उसके फैमिली का नाम। एंड फेमस बोटेनिकल गार्डन जो है वो क्यू यानी इंग्लैंड में है। इंडिया में जो बोटेनिकल गार्डन है वो कहाँ है, हावड़ा। एंड नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, लखनऊ में। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं म्यूजियम। फिर इसके बाद आ जाता है बच्चे लोग म्यूजियम, टेक्सोनॉमिक एड। म्यूजियम सारे लोग गएंगे स्कूल इंस्टीट्यूट्स में, क्या होता है, म्यूजियम होता है बेसिकली। सो बायोलॉजिकल म्यूजियम आर जनरली सेटअप इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। कहाँ पे सेटअप किया जाता है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट पे, सच एज स्कूल्स एंड कॉलेजेस। देन म्यूजियम हैव कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट एंड एनिमल। म्यूजियम में क्या रहता है, प्लांट और एनिमल का स्पेसिमेन रहता है फॉर स्टडी एंड रेफरेंस। जो कि आपको पता है ये सारा जो हम पढ़ रहे हैं वो किसके लिए, रेफरेंस के लिए देख रहे हैं। सो स्पेसिमेंस आर प्रिजर्व इन दी कंटेनर्स। जो भी सैंपल्स रहते हैं एनिमल्स के, प्लांट्स के, उनको कंटेनर्स में, जार में इस तरह से कलेक्ट करके क्या किया जाता है, रखा जाता है। इंसेक्ट्स को इंसेक्ट बॉक्सेस के अंदर प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशंस होते हैं। सो प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेन मे आल्सो बी प्रिजर्व्ड एज ड्राई स्पेसिमेंस। इंसेक्ट आर प्रिजर्व्ड इन इंसेक्ट बॉक्सेस, जैसा कि मैंने आपको बताया है। कलेक्टिंग आफ्टर कलेक्टिंग, किलिंग एंड पिनिंग। लार्जर एनिमल्स लाइक बर्ड्स एंड mammals are usually stuffed and preserved. Museum often have collection of a skeleton of animal too. Then after zoological park, zoo देखे होंगे सब लोग। These are the places where wild animal, जहाँ पे जंगली जानवरों को क्या किया जाता है, रखा जाता है, kept in protected environment under human care and which enable us to learn about their food habits and behavior. All animal in a zoo are provided as far as possible the conditions similar to their natural habitat। मतलब यहाँ पे जो conditions रखे जाते हैं वो उनके natural environment के हिसाब से रखे जाते हैं। मतलब जो भी उनका natural conditions है उन natural conditions के अंदर इनको रखा जाता है, which means जो भी इनका food, भोजन है, सब इनको provide किया जाएगा। And children love visiting of these park commonly called as zoos, है ना। नाउ नेक्स्ट आ जाते हैं बच्चे लोग की क्या है, तो की इज अनदर टेक्सोनॉमिकल एड। ये भी एक हेल्प है बेसिकली, यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल। ये भी किस पे, बेस्ड ऑन दी सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज। द कीज आर बेस्ड ऑन दी कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर जनरली इन अ पेयर, जिसे बोला जाता है कॉल्ड कपलेट। इट रिप्रेजेंट द चॉइस मेड बिटवीन टू अपोजिट ऑप्शंस। एंड ऑब्वियस सी बात है, जैसे फॉर एग्जांपल टॉल या ड्वार्फ, टॉल है या ड्वार्फ है, तो टॉल है तो एक कैटेगरी में, नहीं है तो दूसरे कैटेगरी में रख दिया। ठीक है, पेयर ऑफ, सो दिस रिजल्ट इन एक्सेप्टेंस। एक कैरेक्टर एक्सेप्ट करेगा, दूसरा रिजेक्ट, तो वन ओनली वन एंड रिजेक्शन ऑफ द अदर। सो ईच स्टेटमेंट इन द की इज कॉल्ड अ लीड, एक लीड मिलता है। ठीक है, सो सेपरेट टेक्सोनॉमिक की आर रिक्वायर्ड फॉर ईच टेक्सोनॉमिक कैटेगरी सच एज फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पस। कीज आर जनरली एनालिटिकल इन नेचर, ग्राफ वगैरह के फॉर्म में हम जनरली इसे दिखाते हैं। एंड लास्ट आ जाता है बच्चे लोग फ्लोरल, मैनुअल्स, मोनोग्राफ एंड कैटलॉग्स। ये सारे भी टेक्सोनॉमिकल एड है और सम अदर मीन्स ऑफ रिकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शन। दे ऑल्सो हेल्प इन करेक्ट आइडेंटिफिकेशन। फ्लोरा कंटेन द एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट,
ऑफ गिवन एरिया, एक पर्टिकुलर एरिया का जो प्लांट के बारे में, उनके हैबिटेट, उनके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पता करना है तो फ्लोरा से मिल सकता है। ये एक बुक है जो कि इंफॉर्मेशन रखता है। These provide the index of plant species found in a particular area. Manuals are useful in providing information for anyone identification of name of species found in an area. Sorry. मैनुअल्स जो है ये क्या प्रोवाइड करता है, यूजफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है किसी भी नेम ऑफ स्पीसीज जो कि उस पर्टिकुलर एरिया में मिल रहा है, उसको उसके आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करता है बेसिकली। एंड मोनोग्राफ्स कंटेन इंफॉर्मेशन ऑन एनी वन टेक्सॉन। मोनोग्राफ जो है किसी एक टेक्सॉन पे इंफॉर्मेशन कंटेन करता है। सो दैट्स ऑल अबाउट लिविंग वर्ल्ड बच्चों, ठीक है ना। लिविंग वर्ल्ड मैंने आपको एनसीईआरटी से जितना पॉसिबल है फास्टली मैंने समझा दिया है बच्चे लोग, लाइन बाय लाइन, जो क्रैश कोर्स के लिए। रेस्ट अगर आपको डिटेल्ड स्टडी करना है तो आप जरूर लिविंग वर्ल्ड जो मैंने ऑलरेडी इस चैनल पे करा रखा है एक्सप्लेन्ड वे में, उसका क्लास जरूर करिए, ठीक है बच्चों। तो इसके साथ ही आज का सेशन हम यहीं पे करते हैं एंड। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो लाइक जरूर कीजिए वीडियो को, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जितना ज्यादा हो हमारे वीडियोस को शेयर कीजिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।